राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में। गोदान उपन्यास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। 31 अध्याय हमने उसका देख लिया है। ये 32वां अध्याय है। 36 अध्याय हैं कुल, हम लोग 32वें अध्याय पे आ चुके हैं। तो चलिए 32वां अध्याय शुरू करते हैं। मिर्जा खुर्शेद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चित बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शौक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्यासी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा की जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदना में अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं है, कोई उनकी मौत पे आंसू बहाने वाला नहीं है। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला लेना चाहा था तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नसों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उसे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसकी तह तक पहुंच रही थी। मिर्जा साहब वसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूं। दोनों सुंदरियां मुस्कुराईं, मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ
वह आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पे हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा, बढ़े चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की ज़रूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है, और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या क्या किया होता। मिर्ज़ा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाज़ार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हो। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पे काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती हैं। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पे अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पे ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोज़ी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐस की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फ़ायदा न होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और कहा, मैं कहता हूँ यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मज़दूर के लिए वह महल आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर। डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गरम होकर बोले, माफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और यह भी मान लें कि वेश्याएं आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पे बहुत दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले
और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाए, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करे, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी खराब न करें, यह मिर्ज़ा नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां वेश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के समान पैदा कर लेती है। मिर्जा भी मेहता की जड़ता पर हंसे और बोले, जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं। मेहता बोले, इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। मिर्जा बोले, अगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं, असमत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। मेहता बोले, अपने मुँहे मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। मिर्जा बोले, दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपनी किताबें और विद्यालय से छुट्टी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजुर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूलों न समाएंगे। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा, आपके साथ जहन्नुम में भी जाने में मुझे कोई उज्र नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या तो कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। तो मिर्जा बोले, अजी वह तो आप पर मरती थी। मेहता बोले, मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ा के उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा, आरज़ू मिन्नत कर रहा हूं कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? मेहता बोले, अब की आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास जाइएगा ज़रूर। मिर्जा बोले, हाँ जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हो। यहीं पे हमारा 32वां भाग समाप्त होता है। अब छोटा सा ये भाग था, अच्छा था, छोटा सा बिल्कुल था, 2-3 पेज का। अब हम आते हैं 33वें भाग पे। ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, ये भी थोड़ा सा, लेकिन ये बड़ा है। तो अब यहाँ से हम अपना 33वां भाग शुरू करते हैं।
डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रह के उन्हें ऐसी शंका होने लगी कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी और जब वह विफल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे, उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी बड़ी मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे, वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोवियोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी न होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियाँ विदेशों से महंगे दामों में मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरपन था, या इसे दिमागी अय्याशी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वह कुछ विरक्त से हो रहे थे और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई थी। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता था। कब घी का कनस्तर मंगाया था, इसकी उन्हें याद ही न थी। और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी यह हालत देखी, तो उससे रहा न गया। बोली, तुम क्या अब की जाड़ा यूं ही काट दोगे? यह अचकन पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपते हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ। बोली, तुम 1000 से ज़्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज़्यादा न थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और कुछ बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? मेहता बोले, मैं 1 पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। मालती बोली, अच्छा चलो मुझसे रुपए ले जाओ और 1 जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। तो मालती बोली कि अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए। मेहता बोले, यह तो बड़ी कड़ी शर्त है भाई। मालती ने कहा, कड़ी ही सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई किए काम नहीं चलता।
तो मेहता बोले, मगर वहाँ तो संदूक खाली था, किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था, और मालती के घर जाए तो कौन मुंह लेकर। दिन में तड़प तड़प के रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुँचे, तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था कि मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी किया और कुर्क आमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उससे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोले, कैसी कुर्की है, किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की जो डिग्री हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इतल्ला दे दूँ। 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हरज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूँगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं। मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं 1 पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। मालती ने कहा, कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? मेहता बोले, हिसाब क्यों नहीं रखता, जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ, नहीं इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़े। तो मालती ने पूछा, और जो कुछ खर्च करते हो वह? मेहता बोले, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। मालती ने कहा, क्यों? मेहता बोले, कौन लिखे, बोझ सा लगता है। मालती बोली, अच्छा तो ये पोथे कैसे लिख डालते हो? मेहता बोले, उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। मालती बोली, तो रुपए कैसे अदा करोगे? मेहता ने कहा, किसी से कर्ज ले लूँगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। तो मालती बोली कि मैं तो एक ही शर्त पे दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। अब मेहता प्रसन्न हो गए, बोले, वाह, अगर यह भार ले लो तो क्या कहना, मूसलो ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज़्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि फूल पत्तियां जो चाहे लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पे नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
उसने देखा आय तो 1000 से ज़्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफ़ा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे थे। विधवाओं की भी तादाद इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करे यह उसे न सोचता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सकुचाते थे। यह देखकर और भी झुझलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो, जिसे चाहे न दो। मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, पर जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़ के कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे सिर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। मालती बोली, तुम्हारा यह ख्याल नहीं है। मेहता बोले, नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। मालती बोली, अच्छा तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई, तब वह उसे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यह सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पे समाज का भवन खड़ा है। ये कथन बहुत अच्छा है और मेहता ने कहा है, ये ध्यान देना है कि नारी में त्याग और दान अवश्य होना चाहिए और ये उसकी सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पे समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध कुछ न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे ड्योढ़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदाशयता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी थी, पर मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी, पर मालती का रास्ता कठिन था। उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ न सकती थी और न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था
कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घर बारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी। मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं तो जरूर, पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपाकर रखें कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर न पड़े। यह उनको ध्यान न रहा कि मोह ही विनाश का जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारियां हैं, केवल रस्म अदा करने की देरी है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है और वह खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि मालती के बिना वह आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, पर भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए हैं। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई पेट्रोल कैसे आए। रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पे सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पे झुझला रही थी। हरामखोर कहीं का, बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से निकला। मालती को खड़े देख के उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ठेलकर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपए वेतन तय हुआ। माली का काम उसे बहुत पसंद था। यही काम उसने किया था और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी।
दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई, झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो उसे झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परख गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न ले लेता उसका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक न दिखाई दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया है तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर कि मालती एक मिनट भी वहां न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका न लगा था और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले में मोतियों की माला पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की जरूरत न रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसे भागा? झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और मां की ओर रोज से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूं। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कुतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीजों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। गोबर का जो बेटा है दूसरा, उसका नाम मंगल है। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जैसे कह रहा हो, आज तो हंसी नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दो 2-4 दिन के लिए बुला लाए, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस होगा। मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आधी मील पर नदी है? झुनिया बोली, हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है, आपको कैसे मालूम? तो मालती बोली, एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे, तो उसे जानती है? झुनिया बोली, वह तो मेरे ससुर है मेम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। तो मालती बोली,
हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती थी। मुझसे खूब बातें करती रही, तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। तो झुनिया बोली कि वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। मालती ने पूछा, क्यों? झुनिया बोली, कुछ ऐसा कारण है। झुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खा कर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो झुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, झुनिया, महाराज, कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए, और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कहारता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कारहाना भी प्रौढ़ों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो संज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती जो ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता, और मालती के आते ही चुप हो जाता है। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह न कभी झुझलाती न चिढ़ती। हाँ, झुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और झुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूक में अधिक थी। यहाँ उसको कोई अवसर न मिलता। उस पर झुनिया 2 बच्चों की माँ होकर भी बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती कोसती। जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहां बैठी है, कैसे जाए। झुनिया से बच्चे का हाल चाल पूछ लेता और खड़ा और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ न हो पाया था। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब झुनझुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था, वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकालकर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा पानी देना और दूहना। और जो मालिक इतना दयालु हो तो उसके काम में कामचोरी कैसे करे, यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। और जब मेहता खुद खुरपी लेकर बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता। वह खुद सूखता था पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूंछ उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूंछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ के कहा था, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा,
तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेहता बोले, मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय हैं। तो मालती बोली, अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ के ही छोड़ेगा। तो मेहता बोले, तो मैं भी इसके कान उखाड़ लूंगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आया था। वह खूब खिलखिलाकर हंसा था और मूछों को और जोर से खींचा था, मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मजा आया था, क्योंकि वह प्रायः 2-1 बार रोज उससे अपनी मूछों की रस्साकसी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता। वह उसे अच्छा करके ही रहते, लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले न टूट जाए। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधे पर उठाकर कमरे में टहलाती है और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है। यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में ना जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है, जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन की आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुन के मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी, इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी, थपकती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम न लेता था। मालती का यह अटूट वात्सल्य, यह अदम्य मातृभाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा लें। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। बोले, प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रमोदमाद में उन्होंने पुकारा, मालती, जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मालती ने आकर द्वार खोल दिया। हाँ, ये तो पढ़े। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। मेहता बोले, तो लाओ मैं कुछ देर टहला दूं, तुम थक गई हो। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात तो सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है।